आई एम वन इडियट, फॉलो मी। मैंने सब कुछ इसी अराउंड किया है। आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू कॉल मी वन इडियट। सही एज इन्वेस्टिंग की है क्या? नौकरी लगे तब? आप जब 10 साल के हैं तो अभी डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। बट एज ए पेरेंट्स हमें लगता है मेरे बच्चों को अभी क्या समझ में आएगा। और जब तक आप ये बच्चों के साथ वार्तालाप नहीं करते हो तो आपके बच्चे यही समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स ATM मशीन है। वॉरेन बफेट साहब जो 11 साल में की उम्र से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज से ये 90 साल पुरानी बात है सर ऑलमोस्ट। तब तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी। अभी वो कहते हैं आई वॉज लेट एट 11, मुझे और जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है बाय लो सेल हाई। अपना एक इतना सशक्त पोर्टफोलियो बना लिया है कि आज 42 लाख रुपए की तो उनकी SIP जाती है। 10,000 से चालू की, फिर 20,000 50,000 SIP पर मंथ। आज 16 साल से ये रूटीन चालू है। तो सर वो आज 5,000 की SIP की वैल्यू 45 लाख रुपीज़ हो गई है। मेहनत सभी बहुत लोग कर रहे हैं पर वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान बहुत अनफेयर गेम खेलता है, बहुत। किसी को गोरा, किसी को काला बनाया, किसी को अंबानी के यहाँ पैदा किया, किसी को धारावी स्लम में पैदा किया, किसी को अमेरिका में किया, किसी को इंडिया में किया। बट भगवान ने एक ही चीज़ में समानता रखी है और वह है समय। सबको 24 घंटे दिए। अब आप इन 24 घंटों का क्या करते हो, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। पैसा बनाना इज़ अ वेरी बोरिंग गेम। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 45 ईयर्स का हूं और 62 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, बाय द टाइम आई एम 60 ये 1000 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। वो 1000 करोड़ किसके पास जाएंगे इवेंचुअली? मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैंने बच्चों को बोल दिया आपको ये पैसा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं सर, पहले इनकम फिर एक्सपेंसेस, जो बचता तो सेविंग्स। ये गलत रूल है। पहले इनकम, सेकंड सेविंग्स, थर्ड एक्सपेंसेस। 50% इज़ फॉर योर नीड्स, घर के खर्चे। 30% इज़ फॉर योर वांट्स, 20% इज सेविंग्स। बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है सर। दुनिया में हर अच्छी चीज़ सिंपल है। और जो दुनिया में हाईएस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है वो है इक्विटीज, स्टॉक्स। Is 1 crore enough to retire? मेरे अकाउंट में कभी 5-10 लाख रुपए भी आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपुनिच भगवान है। पैसे से हमारा ऐसा रिश्ता है ना कि बड़ा ही कैट एंड माउस वाला। आज हाथ में है, कल फिर दूर चला गया, परसों और दूर चला गया, नर्सों दिख ही नहीं रहा है। फिर नर्सों के अगले दिन फिर से बहुत सारा आ गया। लेकिन जब वो बहुत सारा आता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन वो बहुत सारे में भी कभी इतने नहीं आए कि हम कह दें कि यार अब तो बस आराम ही आराम है। फिर मुझे किसी के बारे में पता चला जिन्होंने अपना एक इतना सशक्त पोर्टफोलियो बना लिया है कि आज 42 लाख रुपए की तो उनकी EMI कह रहा हूँ, SIP जाती है। मैं पॉज इसीलिए लिया ताकि आपको थोड़ा सा हजम करने का मौका मिले। तो मेरी जिज्ञासा जागी। मैंने कहा ऐसा शख्स क्या सोचता होगा। मेरे दिमाग में पहले ये नहीं आया कि उन्होंने कितनी मेहनत करके और कितनी प्लानिंग करके यहाँ तक वो पहुँचे होंगे। मेरे दिमाग में ये आया सबसे पहले कि मैं मिलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि साहब आपको कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, कि अब बस खत्म? सर वाकई आपको लगता है कि अपुनिच भगवान है? धन्यवाद विजय जी। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने पहली बार ऐसा इंट्रोडक्शन सुना है। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। सो बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है। और भगवान ने अपने पर बहुत अच्छी काया बरसा रखी है। क्योंकि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। राजस्थान में छोटा सा एक गांव है देशनोक, बीकानेर के पास, जहाँ करणी माता का मंदिर है। हाँ, चूहों वाला मंदिर। जी। तो मैं वहाँ से आता हूँ। और जोरहाट आसाम जी। तो एक तरफ राजस्थान नॉर्थ में और एक तरफ आसाम, वो भी Tier 4 टाउन है। वहाँ मेरी परवरिश हुई है। मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। तो बहुत कुछ नहीं था लाइफ में, ठीक था। 22 साल जब पहले मैं बॉम्बे आया, मेरी आपका मतलब बॉम्बे का सफ़र 22 साल पुराना? 22 साल पुराना है जी। और अब तो ये शहर मेरी कर्म भूमि है। इसी शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। बट जब मैं 22 साल पहले आया था विजय जी, तब मैं 2,000 रुपये के रूम रेंट पे मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी यहाँ पे। 2004 जी। 3 दोस्त मिलकर 2000 का 2,000 रुपये की, अच्छा, मिला के 6,000 रुपये के रूम रेंट में, यहीं अंधेरी में, आपसे 1-2 किलोमीटर दूर
हमने हमारी जर्नी शुरू की। जी जब भी कोई इंसान मुंबई आता है जी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मरीन ड्राइव का चक्कर नहीं लगाए और वहाँ पे बैठ के वो जो भी सी फेसिंग हाँ अपार्टमेंट्स होते हैं उनको देखता है और सोचता होगा कि काश यहाँ जो इंसान रहते हैं क्या लाइफ होती होगी। कोई टेंशन नहीं है, समुद्र सामने है। तो मेरा भी यही सपना था कि कभी हम यहाँ रह पाएंगे। मज़े की बात है, ठीक 10 साल बाद भगवान ने ऐसा बनाया कि हम वहाँ रह रहे हैं। आज 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल हो गए अब वहाँ रहते हुए मरीन ड्राइव पे सी फेसिंग पे। तो जब ये सब सोचते हैं कि इतनी जल्दी ये सब हो गया और आया है तो वो फीलिंग आ जाती है कि अब तो भगवान ही है अपने। और क्या चाहिए, मुंबई में अगर कोई रह सकता है और वो भी मरीन ड्राइव जो कि जिसको कहा जाता है कि भाई दी एड्रेस है ना, एकदम सपना होता है सब। जी मुंबई वैसी सपनों की नगरी और वो तो सपनों का भी सपना है। और मुंबई जैसे शहर में मेरा घर और ऑफिस 5 मिनट दूर है सर। ये तो ब्लेसिंग भी नहीं, मतलब क्या ही कहें इसको। ये तो मतलब ऊपर वाले का कहेंगे कि स्पेशल हुआ है वरदान, जाओ भाई ये स्पेशल तो मैं अलग से दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले 12 साल से मैं रोज़ खाना खाने घर पे आता हूँ क्योंकि 5 मिनट की वॉकिंग है। वाह। फैमिली के साथ बैठ के लंच घर पे रोज़ करते हैं। कल का किस्सा बताता हूँ। कल मैं किसी आप जैसे व्यक्ति के साथ, मित्र के साथ घर के पास ही कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तो जनरली आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो थोड़ा हैवी हो जाता है जी। तो उसके बाद नींद आ रही थी यार, तो मतलब चलो 2 मिनट लगेगा, घर जाके 1 घंटा सो जाते हैं फिर ऑफिस जाते हैं। वाह। वीकडे, कल ट्यूसडे था, तो आप वीकडे में ऐसी चीज़ कर पाओ, मेरे लिए वो फीलिंग इज़ लाइक मैं भगवान हूँ। नॉट 100 करोड़ बैंक अकाउंट में है या वो फीलिंग की मनी गिव्स यू ऑप्शंस, मनी गिव्स यू चॉइसेस। मुझे अगर अभी 2 घंटे काम नहीं करना तो नहीं करूँगा, सोना है, दिन में नैप लेनी है, तो मैंने कल 1 घंटा सोया फिर ऑफिस आया। और वो इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि घर और ऑफिस एकदम नज़दीक, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए ये चॉइसेस, ये क्लैरिटी आना बहुत भाग्यशाली था जब मैं 10 साल पहले, और उससे जब 10 साल पहले मैं चर्चगेट शिफ्ट हुआ, उससे 6 साल पहले मैं अंधेरी में ही रहता था सर। मेरे ऑफिस और घर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 2-2.5, बट उसमें आधे घंटे लग जाते थे। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था और रास्ते में चलने की जगह नहीं थी क्योंकि हॉकर्स है, बारिश में तो आप चल भी नहीं पाओगे। तो मैं अपने आप से पूछा कि एक दिन हम इतना पैसा कमा भी लेंगे तो क्या मतलब अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर मुझे चर्चगेट जाना है, जो कि कोई जाने की सोचता नहीं है क्योंकि सारी दुनिया रिवर्स जा रही है, साउथ बॉम्बे कोई नहीं जाता, साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं, बट मैं बोला मुझे रिवर्स जाना है, मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे मेरा टाइम रिक्लेम करना है। अगर मैं समय देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवान बहुत अनफेयर गेम खेलता है, बहुत। किसी को गोरा, किसी को काला बनाया, किसी को अंबानी के यहाँ पैदा किया, किसी को धारावी स्लम में पैदा किया, किसी को अमेरिका में किया, किसी को इंडिया में किया, बट भगवान ने एक ही चीज़ में समानता रखी है और वह है समय। सबको 24 घंटे दिए हैं। अब आप इन 24 घंटों का क्या करते हो, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो मेरा एक ही डिसीजन था कि मैं अगर साउथ बॉम्बे चला जाता हूँ जहाँ शांति है, ट्रैफिक नहीं है, शोर शराबा नहीं है, और मैं टाइम रिक्लेम कर पाता हूँ, तो फिर उस टाइम से तो मैं पैसे बना ही लूँगा। ये बहुत जल्दी अक्ल आ गई थी क्योंकि मैं आसाम में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, वहाँ पे तो ऊपर नीचे होता है, ऊपर मकान नीचे दुकान। तो वो मैंने लाइफ में देखी, उसके फ़ायदे देखे हैं। तो मैं इस चीज़ से कभी टर्म्स में आ ही नहीं पाया कि यहाँ लोग कैसे डब्बा लेके जाते हैं सुबह 6 बजे बना के, वो ठंडा खाना 10-8 घंटे बाद खाते हैं। तो फिर ये तो लाइफ नहीं, और लोकल ट्रेन के धक्के, तो मुझे ये पसंद नहीं था। मेहनत करना चाहता था लेकिन ये लाइफ नहीं जीना चाहता था कि ऐसी। तो वो एक डिसीजन ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी विजय जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोग, 90% लोग अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते हैं सर। हम पैसे के पीछे भागते हैं, बट हम टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाने की सोचते हैं। बट जिस दिन आपकी थिंकिंग हो जाएगी कि मैं पैसा दे के टाइम खरीद सकूं, उल्टा आप रिच बन गए सर। बहुत कमाल की बातें आपने कही हैं। मेहनत सभी बहुत लोग कर रहे हैं पर वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब
खाली अगर सिर्फ बॉम्बे की बात करें तो लाखों लोगों को, और रोज़ मेहनत करते हुए देखते भी हैं हम और आप, उनकी मेहनत देखते हैं हम और आप, उनका स्ट्रगल देखते हैं। मेहनत वो भी कर रहे हैं, पर वो वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये माइंडसेट है? क्या पैसे को लेकर जो रिश्ता बना हुआ है लोगों का, या माइंडसेट बना हुआ है वो गलत है? या वेल्थ को लेकर, वेल्थ और मनी के बीच में डिफरेंस नहीं है, लोग पता है लोगों को? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द की फैक्टर which is preventing people from creating wealth despite all the hard work? लोग मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हैं, पर नहीं, वेल्थ नहीं क्रिएट हो पा रही। आपने सही कहा। मैं जब चर्च गेट से जाता हूँ, और मैंने, आपको पता है मैंने चर्च गेट में क्यों घर लिया? क्योंकि चर्च गेट लास्ट स्टेशन का स्टॉप है साउथ बॉम्बे में, और मेरी लाइफ ऐसी है, मैं लाइफ में कॉन्ट्रेरियन आदमी हूँ। मतलब दुनिया यहाँ चलती है तो मैं यहाँ जाता हूँ, भीड़ में नहीं रहना चाहता। तो अभी भी मैं पॉडकास्ट में आया तो मैं बहुत आराम से आया हूँ, ट्रैफिक कुछ नहीं था, रिवर्स आ रहा हूँ, सारी दुनिया उधर जा रही थी। तो मैं जब चर्च गेट में, मैं अंधेरी से अगर ट्रेन से चर्च गेट जा रहा हूँ तो मैं तो एकदम आराम से आ रहा हूँ। चर्च गेट में भीड़ लगी हुई है शाम के वक्त अंधेरी जाने के लिए, तो लोग वहाँ इतनी प्लानिंग करते हैं मैं कैसे भाग के विंडो सीट लूँ। लोग एक स्टेशन आगे जाते हैं, मरीन लाइंस जाते हैं, वहाँ से रिवर्स ट्रेन में बैठते हैं। करेक्ट। तो लोग अपनी इतनी एनर्जी वो छोटी सी चीज़ की प्लानिंग में रोज़ के लिए लगाते हैं, इसीलिए समा वो बिग पिक्चर कभी सोच नहीं पाते हैं। और मुझे दया भी आती है, मुझे ख़राब भी लगता है कि मैं कैसे उनकी माइंडसेट चेंज करूं। तो आपने जो ये वेल्थ की बात कही ना, ये पूरी माइंडसेट से है सर। वेल्थ जेब में बाद में आती है, दिमाग में पहले आती है। 100 करोड़ दिमाग में पहले आएगी, मुझे 100 करोड़ बनाना है, तो दिमाग में अगर फिट हो गए तो पॉकेट में अपना आप आ जाएंगे, बैंक बैलेंस में अपना आप आ जाएगा, रास्ता अपना आप निकल जाएगा। पर अगर यही छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ तो फिर टाइम लगेगा सर। तो एक मूवी आई थी वन इडियट करके, अमोल गुप्ते जी की मूवी थी, यूट्यूब पे है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा और आपके दर्शकों को रिकमेंड करूँगा कि वो आधे घंटे की मूवी देखिए। उस मूवी ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। 33 मिनट शॉर्ट फिल्म, और अमोल गुप्ते जी की खास बात है, वो जो भी मूवी बनाते हैं एक मैसेज होता है। खास कर जिनको नहीं पता है, अमोल गुप्ते वही हैं जिन्होंने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट करी थी, स्टैनली का डब्बा। बहुत कमाल के एक्टर भी, कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर भी हैं। और उनको ना बच्चों के साथ और यूथ के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। हर मूवी में एक मैसेज होता है। हवा हवाई थी, साइना नेहवाल पे मूवी थी, तो सब पे एक बहुत अच्छी मैसेजिंग होती है, सोशल मैसेजिंग। तो इस मूवी में भी एक मैसेजिंग थी कि आज के जो यूथ हैं उनको क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। तो उस मूवी में जो कैरेक्टर हैं वो 100 करोड़ के वर्थ थे। उनका नाम बग्स अंकल था। वो हवाई चप्पल और शॉर्ट्स में घूमते थे, सोसाइटी में रहते थे, और ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो जो उनके बिल्डिंग के बच्चे थे ना, उनको ना चिढ़ाते थे, इडियट है ये, कड़का है, क्योंकि हवाई चप्पल में घूमता है। उनको पता नहीं था कि ये 100 करोड़ के मालिक हैं। वो भाजी वाले के साथ 2 रुपए के लिए नेगोशिएट करते थे। तो एक दिन उन बच्चों को पता चला कि ये 100 करोड़ के मालिक हैं, तो उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुआ। तो वो जो अंकल उनके पास आए, बोले अरे आज तुम मुझे इडियट नहीं बोल रहे हो, कड़का नहीं बोल रहे हो? तो बोलते सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप कौन हो। तो वो अंकल उनको लंच पे इनवाइट करते हैं, बोलते हैं कि बच्चों मैंने कैसे वेल्थ बनाई है ये मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें बताई कि मैंने वेल्थ कैसे बनाई है। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जो 9 साल का होता है, वो अंकल के काफ़ी क्लोज रहता है, और वो बच्चा अंकल की हर एडवाइस फॉलो कर रहा होता है। जब वो 9 साल का होता है तो उसके बैंक बैलेंस 65,000 का रहता है, इन्वेस्टमेंट्स 62,743 रफली उतना है, और उसका बड़ा भाई के पास कुछ भी नहीं है, उधार में है। उसकी मम्मी डैडी उधार में है, बट वो बच्चे के पास खुद का बैलेंस 63,000 का है। एंड फास्ट फॉरवर्ड मूवी के एंड में दिखाया जाता है जब वो बच्चा 40 साल का होता है तो उसके पार्किंग लॉट में रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हुई रहती है। उसने वो गाड़ी खरीदी है और उसके टी शर्ट के पीछे लिखा रहता है आई एम वन इडियट फॉलो मी। मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। मैं बोला कि अगर ये रियल इडियट है तो मुझे एक दिन रियल इडियट बन के दिखाना है कि एक आम इंसान मेहनत करके पैसों को काम पे लगा के वन इडियट बन सकता है। इसीलिए जो मैंने आपको मेरा कार्ड दिया, मैं वही निकालने ही वाला था। मैं कहा क्या यही कारण है, मैं इसमें आपका नंबर छुपा देता हूँ। हाँ जी, ये देख लीजिए भाई, ये सर की कंपनी का नाम भी
वन इडियट है। बिल्कुल। हाँ ये देखिए, आई एम वन इडियट, और फोटो जो है लगी हुई है इसके अंदर। वो जो रियल एक्टर हैं उनकी है। जो एक्टर हैं उनकी फोटो भी बाकायदा उन्होंने कार्ड पे लगाई है एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। करेक्ट। तो ये है वन इडियट की कहानी। मतलब यही एक रीजन है कि आपने अपनी कंपनी का नाम भी। मैंने सब कुछ इसी अराउंड किया है Okay. कि आई वांट द वर्ल्ड टू कॉल मी वन इडियट। तो कभी उसके बाद मौका मिला अमोल गुप्ते जी से मिलने का? बिल्कुल सर, हाँ। एक बार मिला था 3-4 साल बाद। अरे वाह। तो मैंने उनको जाके कहा, सर आपको पता नहीं कि आपकी मूवी कितनी हिट हो गई है, और मैंने हर जगह सेमिनार किए हैं तो आपकी मूवी चलाई है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई एक इंसान इतना सीरियस ले सकता है। और मेरा एक सपना है सर, मैं अभी 46 का हूँ, 4 साल के अंदर रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। 100 करोड़ बस बनने के कगार पे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा अभी। तो 50th मैंने चैलेंज लिया था 2010-11 में कि मुझे भी वन इडियट बनना है, मुझे भी ये रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। बाय द वे सर, मेरे पास आज गाड़ी नहीं है। हाँ ये तो मैं पूछने वाला था कि ना गाड़ी है ना मकान है। मकान भी नहीं है। मतलब आपने अपने नाम पे कोई एसेट? मेरे कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। कोई भी फिजिकल एसेट्स नहीं है सर Okay. मेरे नाम पे। और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या वो भी मैं जी, बताता हूँ। सो जी। मैं हर चीज़, वो आप मूवी देखेंगे तो सब चीज़ आपको मूवी की कॉपी मिलेगी मेरे में। अच्छा। मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया है। सिंपल लाइफस्टाइल, जितना चाहिए उतना आप आराम से खर्चा करो, वो कमी नहीं है भगवान की दया से। पैसे को काम पे लगाओ। 98% लोग दुनिया में पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, बट सिर्फ दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जिनके लिए पैसा मेहनत करता है। तो मुझे उस कैटेगरी में शिफ्ट होना था, वो माइंडसेट बदलना था, और आज पिछले 22 साल से एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ। अब मुझे पैसों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे अपना मेहनत करते हैं। तो ये 100 करोड़ 50वें जन्मदिन तक आराम से हो जाएंगे, वो रास्ता दिख रहा है। अभी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये गाड़ी 62 करोड़ तक पहुंची है। ओके। हमारी फैमिली वेल्थ 5 साल का समय है। अगर और अभी तक पिछले 15 साल में लगभग 15% का रिटर्न आया है पूरी जर्नी में, पूरे पैसों पे। 15% का रिटर्न का मतलब होता है विजय जी 5 साल में पैसे डबल होते हैं। अच्छा, सिंपल हिसाब किताब है। तो 62 5 साल में 120 करोड़ दिख ही रहे हैं। जी जी। तब तक 50वां जन्मदिन आ जाएगा। और आइडिया है कि जैसे बिकॉज उस मूवी में रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी थी, इसलिए मुझे वही गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, मजे की बात क्या है, वो गाड़ी भी मेरे खुद के लिए नहीं है सर। वो गाड़ी एज ए ट्रिब्यूट टू अमोल गुप्ते जी है। क्या बात। एज ए ट्रिब्यूट टू वन इडियट मूवी एंड एज ए ट्रिब्यूट टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसके कारण मैंने ये वेल्थ बनाई है। ओके। और उसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरी इच्छा है कि जिस दिन ये गाड़ी आए उस दिन मुझे एक वन इडियट ऐप लॉन्च करना है सर। अमोल गुप्ते जी और पूरी स्टार कास्ट को बुलाना है, उनके हाथों ये गाड़ी इनॉग्रेशन करवानी है, क्योंकि उन्होंने ही ये आइडिया आपके दिमाग में डाला था। और फिर दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे मुझे नहीं जानता हो, वन इडियट ऐप में जाके 20 मिनट की फ्री राइड बुक कर सकता है। रोल्स रॉयस। यस सर। अरे वाह। क्योंकि सर हम इंसान हैं, हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान चमत्कार करता है। अगर भगवान चमत्कार नहीं करे ना तो भगवान को कोई मानेगा नहीं। सही बात। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, अगर ये नहीं करके दिखाया, चमत्कार नहीं हुआ, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे वो करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि एक कॉमन इंसान ने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। ट्रू ट्रू। वैसे रोल्स रॉयस तो आपके लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होनी ही चाहिए, पर ये बात भी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि 2000 रुपये के मकान में रहने वाला इंसान 62 करोड़ रुपए की वेल्थ पर। 62 करोड़ रुपए की वेल्थ का मतलब ये नहीं कि 62 करोड़ के एसेट्स, 62 करोड़ बैंक में हैं जिनसे पैसे आ रहे हैं, जो कि काम पे लगे हुए हैं। ये है वेल्थ क्रिएशन। तो सर आपने तो एक मूवी देख के या अपने मोटिवेशन से समझ लिया कि पैसे को काम पे लगाना ज़रूरी है। आम हिंदुस्तानी नहीं समझ पाता है। क्या इसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है 100%। कि हमें सिर्फ क्लर्क्स बना रहा है, हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं दे रहा है? 100%। मैं बिल्कुल इसी को श्रेय दूंगा। मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आया हूँ जहाँ पे रोट लर्निंग, रैट रेस, इस पे फोकस किया जाता है। हमारा एजुकेशन लाइफ स्किल्स नहीं सिखाता है। पैसे अब थोड़ा सा बदल रहा है, अब बदल रहा है।
बहुत काम लगेगा। बट इनफैक्ट बहुत अब तो time मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा ये पॉडकास्ट ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अब छोटे से इंसान के पास गांव में मोबाइल फ़ोन है तो ये फ्री में पॉडकास्ट सुन के उसकी लाइफ बदल सकती है। और पिछले 2 साल मैंने ये होते देखा है, राइट। क्योंकि हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं दुनिया भर से, तो हमें लगता है कि चलो अच्छा काम को एम्पलीफाई हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, प्लस लोगों की अब धीरे धीरे मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है सर। अभी भी मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में सिर्फ 5 से 10% है। 90% लोगों को पता नहीं है कि पैसे को काम पे कैसे लगाना चाहिए। लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा सा अगर आप, लिटरेसी तो पढ़ा लिखा ठीक है, आपको नौकरी मिल गई, आप काम कर रहे हो, तो वो लिटरेसी हो गई। फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत फ़र्क है कि मेरे पैसों को कैसे काम पे लगाना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पैसे सो रहे हैं, बैंक अकाउंट में सो रहे हैं, तो वो तो काम नहीं कर रहे हैं सर। तो उसको कैसे काम पे लगाऊं, और जो मैंने लाइफ लॉन्ग जो मेहनत करके पैसे कमाए उसको एंजॉय भी कैसे करना है। बहुत लोग को वो भी समझ में नहीं आता कि मैं इसको, क्योंकि वो डर रहता है कि ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ट्रू। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी ही का ही एक मिशन मैंने लाइफ में 20 साल से लेके चला हूँ। और ये 1 इडियट की स्टोरी से मुझे, ये रोल्स रॉयस गाड़ी से मुझे, ये बहुत सारे यूथ यंग जो है जिनके पास समय है कि आप भी कर सकते हो। और आपका जो मैसेज है कि मनी शुड वर्क हार्ड फॉर यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए पहला 15-20 साल तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। जो आप, कोई भी इंसान हाईएस्ट इनकम, ये पैसा जो कमा सकता है वो अपनी बुद्धि से कमा सकता है, राइट। तो क्या होता है ना विजय जी, हमारे पास 2 तरह की कैपिटल है। एक ह्यूमन कैपिटल, राइट, जो आपका दिमाग है, और एक है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम 20, 22, 15 साल के होते हैं ना, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई रहती है। आप मेहनत कर सकते हो, आप नया कुछ सीख सकते हो, स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, बट आपके पास बैंक बैलेंस कुछ नहीं रहता है, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। राइट। तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे इस ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके आपकी फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाओ। एक लेवल के बाद आपकी ह्यूमन कैपिटल धीरे धीरे जाने लग जाएगी, क्योंकि 10 साल बाद बहुत कंपटीशन आ जाएगा, यंग आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, नए आइडियाज़ नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो आपकी ह्यूमन कैपिटल कम होती जाएगी, बट तब तक आपका फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ जाना चाहिए। तो लास्ट जब हम 50-60 के होते हैं, तब हमारी फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल यहाँ हो जाती है। इसी से जुड़ा फिर एक सवाल और उठता है कि जो हमारा एम्प्लॉयबल यूथ है, वो जब एम्प्लॉयमेंट में एंटर करता है तो उनके दिमाग में रहता है कि यार अभी तो हम जवान हैं, अभी तो पैसे तो कम वैसे भी कमा रहे हैं, तो जितने कमा रहे हैं उसको अच्छे से खर्चा करें। हाँ। और लोग दोष देते हैं कि साहब इस एज में ही कर नहीं पाए, या इस एज में सेव नहीं कर पाए, 5-7 साल लोग ऐसे ही बिता देते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इसकी नींव एक्चुअली और पहले से पड़ जानी शुरू हो जानी चाहिए? एकदम, बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। सर मैंने 30 साल की उम्र में शुरू किया था डालना, बहुत लेट था। मतलब जब बच्चे पढ़ रहे हों तभी थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में 10-12 साल की उम्र से ही आराम से। वॉरेन बफेट साहब जो 11 साल में की उम्र से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज से ये 90 साल पुरानी बात है सर ऑलमोस्ट। तब तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो उनको आया। और अभी वो कहते हैं आई वॉज लेट एट 11, मुझे और जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे लगाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। घर की महिलाएं भी समझ सकती हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं, राइट। तो अगर हम 5-6 साल के, और ये जो मूवी बनाई है, ये 9 साल के मूवी बच्चे को लेके बनाई है। 1 इडियट जो मूवी है, हर 12-15 साल के बच्चे को देखनी चाहिए मूवी। तो अगर वो बच्चा महीने के 1000 रुपये डाल सकता है सर, जो कि पेरेंट्स आराम से फंड कर सकते हैं, तो मतलब आप उसका जो मैजिक देखोगे 25 साल बाद, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने पैसे बन सकते हैं सर। 2010 में मैंने 5000 रुपये की SIP चालू की थी, 2010 में। आप शायद अग्री करेंगे कि 5000 तो कोई भी डाल सकता है आराम से, आइडियली। हाँ, महीने के, कोई बड़ी बात नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल। तो सर वो आज 5000 की SIP की वैल्यू 45 लाख रुपीज़ हो गई है। 15 साल 16 साल हुए हैं। बताइए टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। वो 5000 भी सिस्टम में आ गया तो वो भी पता नहीं लगते होंगे। हाँ, मेरी बेटी अदिति नाम है उनका, एक बेटा एक बेटी है। जब बेटा हुआ था तब उतनी अकल नहीं थी, 2009 में बेटा हुआ था। 2010 में जब मैंने ये 1 इडियट मूवी तब देखी तो अकल आई। तो 2010 दिसंबर में मेरी बेटी का जन्म हुआ था। उस दिन से विजय जी मैंने 10,000 रुपये की SIP उसके नाम पे चालू की।
1 महीने बाद नामकरण था, दादा दादी नाना नानी गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं उन पैसों का? ये तो गोल्ड खरीद लेते होंगे, ये एफडी कर देते हैं या फिर अलमारी में रख देते हैं। मैंने कहा मुझे ये पैसे को काम पे लगाना है। जो 1 लाख रुपए आए थे वहाँ से वो भी डाल दिए और 10,000 रुपये भी डाल दिया। फिर अक्षय तृतीया आता है, दिवाली धनतेरस आती है, उसका जन्मदिन आता है, उसको लिफाफे में मिलते हैं 5,000 के, 7,000 के, 10,000 के। जब जब थोड़े थोड़े आए वो भी डालते गया और वो 10,000 जो महीने के जा रहे हैं वो जाने चाहिए। तो करते करते आज मेरी बेटी 15 साल क्रॉस की है, लगभग 19-20 लाख रुपए मैंने डाल दिए हैं। उसकी वैल्यू अभी थोड़े दिन पहले 1 करोड़ 6 लाख रुपए क्रॉस कर गई थी, थोड़े दिन पहले, 15 साल। और हम कहते हैं ना बेटियां कब बड़ी हो जाती है, तो पैसे कब बन गए पता ही नहीं चला। और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पॉडकास्ट हज़ारों लाखों पेरेंट्स देख रहे होंगे और ये कोई रकम बड़ी नहीं है। एक बच्चे के लिए आपको लगाना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो अगर 1-1.5 करोड़ आप बच्चों के लिए क्रिएट कर पाओ तो आप उनको एजुकेशन दे सकते हो अच्छी, बिल्कुल। 18 साल के जब वो हो तो अच्छी पढ़ाई दे सकते हो। उनको वो कुछ काम करना चाहे तो वो उनके लिए एक फंडिंग कैपिटल बन जाती है, सीड कैपिटल हो जाएगा। हमारे देश में शादी भी एक बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स को प्रेशर नहीं आती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ विजय जी कि ये आम आदमी भी कर सकता है। ये कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं था, ये मेरे पास कोई अलग नॉलेज नहीं है कि जो हर किसी के पास नहीं है। या आपके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं थी? कुछ भी नहीं थी। मैंने घर से, जिस दिन मैं बॉम्बे आया, 1 रुपया घर से नहीं लिया। हाँ। और जनरेशनल वेल्थ से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल ये उठता है कि क्या SIP और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 45 ईयर्स का हूं जी, और 62 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, जी, बाय द टाइम आई एम 60 ये 1000 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। वो 1000 करोड़ किसके पास जाएंगे इवेंचुअली? तो ये जनरेशनल वेल्थ ही हुई सर। Right. 7 पुश्ते भी खा सकती है। पर एक उत्सुकता ये जगती है कि आज 62 है और आप 15 साल का समय दे रहे हो इसको 15 गुना करने के लिए, 15 टाइम्स। यू सेइंग 1000 crores Yes. is what you're looking at in 15 years. यस सर, यही तो सारा खेल है। ये जो मैजिक है वो चक्रवर्ती ब्याज का मैजिक है, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते थे दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है, जो दुनिया में 0.01% लोगों को समझ में आ पाता है। और वो कंपाउंडिंग को समझने के लिए आई थिंक एक वो जो किस्सा है एक चेस बोर्ड का, कि एक आदमी गया एक राजा के पास, बिल्कुल, बोला हमको दाने चाहिए, गेहूं के दाने चाहिए, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि इस बोर्ड में जितने हैं हर उस पे शुरू 1 से करो और हर खाने में डबल करते जाओ। एब्सोल्युटली। आई थिंक आखिरी खाने से पहले ही, बहुत पहले और राजा जब शुरू किया तो हंसने लग गया था कि तुम क्या तुच्छ सी चीज मुझसे मांग रहे हो। 1, 2, 4, 16, हाँ, 254 दाने। करेक्ट। फिर वो जब वो 25वें 30वें खाने तक आया ना तो उसका पूरा किंगडम खत्म हो गया था। और यही है मैजिक, कंपाउंडिंग। ये मैजिक है, इसीलिए बहुत कम इंसान समझ पाते हैं। मैं जब 30 का था तब मैंने जर्नी शुरू की, 30 से आज 45 मिडवे पहुंचा, मध्यांतर। 30 to 60 की अगर हम जर्नी लें तो 45 तक मध्यांतर बीच का रास्ता है, तो 0 से 60 ही पहुंचे अभी। और मैं अगर आपको कहूँगा सर 60 का ये 1000 हो जाएगा तो कहाँ से हमारा दिमाग उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसलिए मैं तुरंत ही, इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछते हैं, मैंने कहा मैं ही पूछ लेता हूँ। ये इस दुनिया में जो 1% रिचेस्ट आदमी है ना, वो ये फॉर्मूला को यहाँ पे एकदम लगा के रखे हैं सर। और दुनिया में यही एकमात्र फॉर्मूला है पैसे बनाने का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। चाहे अंबानी जी हो, चाहे अडानी, सब जनों को ये फॉर्मूला पैसों को काम पे कैसे लगाना और पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। जस्ट लाइक सक्सेस गेट्स यू सक्सेस, मनी गेट्स यू मनी। बट वो पहला कैपिटल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। पहला 5 साल 10 साल 15 साल का पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है। वो जर्नी ऐसे चलती है और सडनली एक जे कर्व आ जाता है सर। सडनली वर्टिकल पैसा ग्रो करने लग जाता है। जे कर्व का लॉजिक भी समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। जे लेटर क्या होता है सर? ये ऐसे है, पहले धीरे धीरे जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। राइट। तो 90% लोग वो जर्नी अपनी बंद कर देता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ सर। मतलब आप कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व और इन्वेस्टिंग इज अ जे कर्व? कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व। ओके। कंपाउंडिंग इज अ जे कर्व।
और लाइफ में भी आप देखिए हर चीज़ जे कर्व है। जी। क्रिकेटर एक जो होता है पहला 10 साल बहुत स्ट्रगल करता है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। एक सक्सेस आ जाती है ना तो फिर उसके बाद लड़ी लग जाती है और वो सक्सेस फिर यूं चली जाती है सर। जे कर्व ध्यान रखना, अब मेरा जे कर्व बनाना है तुम लोगों को। बिल्कुल। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। जी। 50,000 रुपये कोई अगर महीने के सेव कर सकता है, बड़ी रकम है, बट अगर कोई कर सकता है, इमेजिन कीजिए आप 24 साल के हैं, आप 50,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, 12% का रिटर्न आता है और 26 साल के पीरियड में आपका 10 करोड़ का कॉर्पस बनता है। सो बाय द टाइम यू आर 50 आपने 10 करोड़ कॉर्पस बना लिया, जो कि बहुत बड़ी रकम है आज हमारे देश में आपके रिटायरमेंट के लिए। बट मजे की बात क्या है विजय जी, पहला 1 करोड़ बनने में आपकी जान निकल जाएगी। उस पहली 1 करोड़ की रकम के लिए आपको 10 साल लगेंगे। 26 साल के विंडो में 10 साल लगेंगे खाली पहला 1 करोड़ का मुकाम पहुंचने में। 99% आदमी इंसान अपनी जर्नी उससे पहले ही रोक देगा। पहले उन 10 सालों में खत्म हो जाए। मुझे फल दिख ही नहीं रहा है, मैंने पेड़ लगाए थे, मैं रोज पानी दे रहा हूँ, बट फल कहाँ आ रहे हैं? सर फल तो आएंगे जब आएंगे, बट आप में पेशेंस नहीं होता है, आप में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। जिस दिन आपने पहला 1 करोड़ का मुकाम क्रॉस कर लिया, दूसरा 1 करोड़ पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगते हैं, 10 का 4। तीसरा 1 करोड़ बनाने में 3 साल लगते हैं, और जो आखिरी का 1 करोड़ है 9 करोड़ से 10 करोड़, आप गेस कर सकते हैं कितना टाइम लगता है? 2 साल, 1 साल, 10 महीने। 10 महीने। वाह। शुरुआती 1 करोड़ बनाने में आपको 10 साल लगे, आखिरी के 1 करोड़ बनाने में 10 महीने लगे। ये कंपाउंडिंग का खेल है, इसीलिए मैंने आपको जे कर्व कहा था सर। जिस दिन ये इंसान समझ लेगा, उसी दिन उसकी वेल्थ वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहला 10 साल देना बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो वेल्थ बनाई है विजय जी, सिर्फ 2 कारण से बनाई है, दिमाग से नहीं बनाई है। इनफैक्ट दिमाग लगाया होता तो बहुत कबाड़ा कर दिया होता। डिसिप्लिन, पेशेंस, और इसीलिए आज 62 है तो मुझे मालूम है, मुझे 1000 दिख रहा है सर, सामने दिख रहा है, अगर 60 तक जिंदा रहा तो। क्योंकि ये नेचुरल गेम है, ये तो होएगा ही, ये तो गणित है। अब इसमें दिमाग नहीं है, गणित है। गणित कैसे काम करता है सर, बस वही है। तो ये जो आप वेल्थ क्रिएशन बता रहे हैं, इसमें एसआईपी का रोल मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सिंपल है सर। जैसे लोग घर खरीद के ईएमआई देते हैं, जिंदगी भर देते हैं उस एसेट के लिए जो उनको उस लगता है कि एसेट के asset लिए, है। हाँ, जो मेरे हिसाब से एक तरह की लाइबिलिटी है, राइट। तो एसआईपी भी वही है कि आप महीने 1 तारीख को आप इनकम, आपकी सैलरी आती है या आपकी इनकम आती है 2 तारीख। सो मैं पहले, जब मैं 24 में मैंने नौकरी शुरू की, 6 साल तक मैंने मेरा समय गंवाया, क्योंकि मुझे ये अक्ल ही नहीं थी कि रूल क्या कहता है। हम क्या करते हैं सर, पहले इनकम, फिर एक्सपेंसेस, जो बचता तो सेविंग्स। ये गलत रूल है। मैं पूछने ही वाला था कि फार्मूला आप बता दीजिए। ये गलत फार्मूला है, क्योंकि सर आपके एक्सपेंसेस कभी ख़त्म होते ही नहीं है, बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ते ही जाएंगे। तो आपकी सेविंग्स कुछ रहती नहीं है। फिर आप क्या सोचते हो, अगले महीने से शुरू करता हूँ, 6 महीने बाद शुरू करता हूँ, वो आता ही नहीं है। 6 साल मेरे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं होते थे, सब खत्म। 2030 में जब मूवी देखी 180 अक्ल आई कि नहीं भाई, पहले इनकम, सेकंड सेविंग्स, थर्ड एक्सपेंसेस। अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के, 20,000 रुपये मुझे खुद के कल के लिए अलग करने हैं, और 80,000 में अब मुझे सारा खर्चा निकालना है। बस वही प्रोसेस रखा, इसीलिए एसआईपी चालू की, ताकि 2 तारीख या 3 तारीख या 5 तारीख को वो पैसे ऑटोमेटिकली निकल जाए। फिर मेरे अकाउंट में जो दिखेंगे उसको खर्चा करो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है। जब 1 लाख में लाइफ चल सकती है तो 80,000 में भी चल सकती है। ये ही मैजिकल फॉर्मूला मैंने अपनाया सर। एक्सपेंसेस को मैप करना कितना ज़रूरी है लाइफ में? कई बार लोग, जैसे आपने कहा कि 20,000 सेविंग ले हटा दी, 80,000 बचे अभी खर्च करने हैं, उसमें भी क्या ज़रूरी है कि उसका भी एक रोड मैप होना 100% चाहिए? 100% होना चाहिए, वरना वो कहीं भी खर्च हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल हिसाब किताब है सर। 100 रुपये कमाते हैं आप, 50-30-20 का हिसाब कर लीजिए। 50% इज़ फॉर योर नीड्स, घर के खर्चे जो नॉन नेगोशिएबल है, आप कुछ कर नहीं सकते हो।
30% इज़ फॉर योर वांट्स। एक मूवी देखने जानी है, घूमने जाना है, मोबाइल खरीदना है, 30%। 20% इज सेविंग्स। बड़ा सिंपल है ये तो। बहुत सिंपल है सर, दुनिया में हर अच्छी चीज़ सिंपल है। हम इंसान हैं इसीलिए हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देते थे। हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये सिंपल कैसे हो सकता है। अगर ये सिंपल होता और इन्होंने जैसे वेल्थ बनाई है तो कोई भी बना लेता। मैंने सर उसी तरीके से ही वेल्थ बनाई है। मैंने कहा ना, मैंने जब मैं 24 से 30 का था बहुत दिमाग लगाया, सारे कबाड़ा कर दिया, डाउन में चला गया, माइनस में चला गया। फिर अक्ल आई कि भाई ये सिंपल चीज़ करो, और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो आपने 24 से 30 में नुकसान किया और फिर अकल आ गई। पर सही एज इन्वेस्टिंग की है क्या? नौकरी लगे तब, या हिसाब से तो ये डाइनिंग टेबल पे आप जब 10 साल के हैं तो अभी डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। बट एज ए पेरेंट्स हमें लगता है हमारे बच्चों को अभी क्या समझ में आएगा। और जब तक आप ये बच्चों के साथ वार्तालाप नहीं करते हो तो आपके बच्चे यही समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स ATM मशीन है, जब पैसा मांगो मिल जाता है। दोस्त के पास मोबाइल देखा, मेरे को भी मोबाइल चाहिए। और हम उनको, मतलब आजकल 1-2 बच्चे होते हैं तो हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, सब उनको प्लेटर पे दे देते हैं। तो यही चीज़ अगर हम उनको पैसे दे के सिखाएं कि भाई आप ये इन्वेस्ट करो, अब आपके गुल्लक में अगर उतने हो जाए तब आपको जो खरीदना, तो उसमें एक तो पेशेंस आता है उनमें। तो वो पैसे की वैल्यू समझाना बहुत ज़रूरी है। आपने शुरुआत पॉडकास्ट में कहा था कि पैसों के साथ हमारा एक अलग संबंध होता है, एक इमोशंस अलग होते हैं। लाइफ में आप जब 30, 35, 40 साल के होते हो ना, तो आपकी क्या मेमोरीज पैसों के साथ बचपन में रही है वही लाइफ लॉन्ग आपको डिक्टेट करती है। तो अगर आपकी ख़राब हालात रहे ना तो आपको आगे भी जाके बहुत अलग तरीके का एक व्यू मिलेगा। तो बच्चों को अगर आप सिखाते हो 10, 11, 12 तार उनको इन्वॉल्व करते हो, वाइफ को, फैमिली को इन्वॉल्व करते हो, तो एक डिस्कशन होता है और उस वक्त पैसों को काम पे लगाते हो आप, तो बच्चों को ये मसल मेमोरी बन जाती है। और जब वो 20-22 साल के जब खुद के करना शुरू करेंगे तो उनको मालूम है कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। और जब तक वो 40-50 के हो जाएंगे, उनके पास इतनी वेल्थ हो जाएगी जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, तो फिर उनको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ आप मुझसे अग्री करेंगे, आपने बहुत दुनिया देखी है, मैं इस बात को मानता हूँ 98% एटलीस्ट भारत में जो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है अपने काम से। बिल्कुल। 1 या 2% आपने कहा कि मुझे जो भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिंग, पॉडकास्ट, आपको खुशी मिलती है, इसलिए सक्सेस नहीं है आपके लिए, वो कंटेंट है। यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड यू आर सो लकी। आई एम सो लकी दैट आई एम डूइंग वॉट आई वॉन्ट टू डू। तो मेरे लिए सैटरडे संडे क्या होता है मुझे पता भी नहीं चलता है। काम नहीं है सर। बट वो सिर्फ 2% लोग ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसों के बारे में नहीं सोचना। पैसे तो अपना पा जाएंगे, हो जाएगा। बाकी जो 98% है, क्योंकि घर की EMI चल रही है, क्योंकि खर्चे हैं, तो उनको वो काम, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो जो खड़ूस बॉस को सहना, वो लाइफ लॉन्ग करते रहना पड़ता है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि कैसे पैसों को काम पे लगाना है। आज का बड़ी डिस्कशन होता है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हो जाए फिर मैं रिटायर करूँगा। इस सोच के लिए आपको क्या कहना है कि 1 करोड़ हो जाए तो इज 1 करोड़ इनफ टू रिटायर? देखिए सर, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है एक्चुअल में, इन द सेंस 1 करोड़ कोई बेंचमार्क नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपके खर्चे क्या हैं, सब उस पर डिपेंड करते हैं। बट आज भी टेक्निकली 1 करोड़ भारत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। 1 करोड़ में आप Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है SWP का म्यूचुअल फंड में, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर उस 1 करोड़ को आप इन्वेस्ट करते हैं और आप 6, 7 या 8% आप उससे विड्रॉल करते हैं, FD जितना ही, FD से थोड़ा बेटर, और अगर आपके पास 10-12% का रिटर्न आता है तो 60,000 या 70,000 रुपये महीने या 80,000 रुपये भी महीने, तो आपको आराम से एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस सारे निकल जाएंगे सर। तो आप चैन की ज़िंदगी सो सकते हो, चैन की ज़िंदगी जी सकते हो, सो सकते हो। तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है, और 1 करोड़ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको बस वो रास्ता पता होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और समय देना चाहिए सर। इस पे हालांकि सवाल भी मैंने ही पूछा, हाँ। लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सपेक्टिव और दे देता हूँ। जब हम शुरू करते हैं तो हमको ये रकम बहुत बड़ी लगती है, 1 करोड़। हम भी सोचते थे 1 करोड़ हो जाएंगे। कभी ऐसा भी हुआ कि कमा लिए,
पर वो इनफ नहीं होते, क्योंकि जो जर्नी होती है वहाँ से 1 करोड़ तक पहुँचने की, उस जर्नी में आप बदल जाते हो, आपकी नीड्स वांट्स बदल जाती हैं। ये जब आपने शुरू किया था तब वो 1 करोड़ शायद बहुत बड़ी रकम बहुत थी, बड़ी थी। लेकिन जब आप 1 करोड़ तक पहुँच जाते हो तो आपको समझ में आता है अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो इसको एक सिंड्रोम कहते हैं, ये मूविंग गोल सिंड्रोम होता है सर एक। ओके। जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब मिल जाती है हम उसमें हमें खुशी नहीं होती है। द फन लाइज इन द चेज। इसीलिए हमारी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती है। एक हिसाब से वो होनी भी नहीं चाहिए, एक हिसाब से, नहीं तो फिर आप एम्बिशियस कभी नहीं रहोगे सर। अगर मैं सोच लूँ कि आज जब 60 करोड़ हो गए, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्या करना है सर, तो फिर आज मैं यहाँ हम आते भी नहीं, ये संवाद भी नहीं होता। बट इंसान को नॉट फॉर मनी बट फॉर चैलेंजिंग योर सेल्फ सर मैं परसों एवरेस्ट बेस कैंप होके आया हूँ। क्या बात है। 15 दिन का ट्रैक, 5,600 मीटर्स, हिमालय, एवरेस्ट सामने है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग की है मैंने। और ऐसा कोई नहीं कि मैं फिजिकल फिट आदमी हूँ, स्लिम दिखता हूँ, बस वही है, ऐसा कोई रिजीम नहीं है। एट 46 जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ कि क्या मैं कर सकता हूँ क्या। तो वो जो फन है चेज में, टारगेट में, एक चैलेंज में, वो बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं ना क्या, डर के आगे जीत है। मुझे लगता है कि डर के आगे असीमित संभावना है। एब्सोल्युटली। लिमिटलेस पोटेंशियल लाइज बियॉन्ड द फियर। करेक्ट। और फियर शायद थोड़ा ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। और हम सब इंसान अपने आप को इतना अंडरप्ले करते हैं, हमारी क्षमताओं को, हमारी लिमिट्स को। ये जब मैं करके आया तब पता चला कि हम जो भी सोचते हैं वो हम खुद ही लिमिटिंग फैक्टर हैं सर। अगर मैं आज 1000 करोड़ सोचूं तो 1000 करोड़ हो के रहेगा। यह एवरेस्ट है, ये कुछ भी है, सब चीज़ पॉसिबल है, खाली आपको पुश करना है। तो मेरी स्टोरी से मैं बस यही एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा कॉमन कोई गॉडफादर नहीं है बॉम्बे में, आज भी मेहनत कर रहा हूँ 10, 12, 15 घंटे जो भी है, बट किसी की हेल्प लिए बिना, किसी का क्या बोलते हैं उपकार लिए बिना, खुद को चैलेंज करना कि मैं खुद से कर सकता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस यही वन इडियट का मकसद है सर। रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि पैसा प्रॉपर्टी में लगाओ, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और हर आदमी के पास एक स्टोरी होती है, फलाने ने लगाया है 2 साल में, 4 साल में डबल ट्रिपल हो गया। आपके योर व्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ये दोनों ही अगर हम एक्सप्लोर करें, एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन when I do not have that much money and I take a loan, an investment option when I have the entire money कि ठीक है चलो हम पूरा का पूरा पैसा डाल के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोनों सिनेरियो में विजय जी मेरा इसमें ना बहुत रेडिकल व्यू है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ज़रूरी नहीं कि ये राइट व्यू है। मेरा बहुत कॉन्ट्रेरियन है। मेरे पास आज कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी प्रॉपर्टी लेके अमीर नहीं बनता है, आदमी अमीर बनता है फिर प्रॉपर्टी लेता है। ये बसंत महेश्वरी जी करके हैं, उनका ये एक्चुअल में डायलॉग है, तो मैंने बोरो किया है। वो भी एक्सपर्ट है हमारे इस लाइन में। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप प्रॉपर्टी खरीदते कैसे हो। आपने कहीं कमाया है तभी तो प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसी तो है नहीं कि पुश्तैनी आपको मिली है। चाहे आपने मेहनत सैलरी से कमाया या फिर बिजनेस से कमाया, 4 पैसे बनाए तो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो प्रॉपर्टी से कैसे आदमी रिच हो सकता है? रिच तो आपकी बिजनेस या सैलरी या इनकम से रिच होते हो आप, राइट? तो आज मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? मेरे बिजनेस से कमाए हैं मैंने। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ सोर्स ऑफ अर्निंग है, जहाँ से पैसे बढ़ते हैं। तो मैंने एक चीज़ दुनिया में रियलाइज़ की है, हालांकि दुनिया में बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, एफडीज है, बट जो दुनिया में हाईएस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है वो है इक्विटीज, स्टॉक्स, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बट उसका क्यों? क्योंकि वो बिजनेस, हाईएस्ट पैसा दुनिया में बिजनेस से बन सकता है सर, और किसी से नहीं बन सकता।
बिजनेस से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ ह्यूमन दिमाग लगा है। ह्यूमन दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती है सर, राइट? तो अगर या तो मैं खुद मेहनत करके ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाऊं और वहाँ से इनकम और वेल्थ बनाऊं, बट वो हर किसी में क्षमता नहीं है। तो क्या मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन सकता हूँ? उदय कोटक का पार्टनर बन सकता हूँ? वो कोटक बैंक चला रहे हैं, रिलायंस चला रहे हैं, मैं अगर उसमें थोड़ी भागीदारी लूँ। आज से 40 साल पहले धीरूभाई अंबानी ने वो सपना दिखाया था, और जिन्होंने वो सपने में भागीदारी ली आज बन गए हैं। आपको याद होगा इन्फोसिस के हम कितने सुनते हैं कि ड्राइवर भी, इन्फोसिस का ड्राइवर के पास भी बेशुमार वेल्थ हो गई, करोड़पति हो गई। तो पैसा इन्फोसिस ने बना के दिया है। वो पैसा नारायण मूर्ति और उनके जो दोस्त लोग, उनके दिमाग की उपज है सर। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हाईएस्ट वेल्थ आपके बिजनेस से बन सकती है। फर्स्ट वो है, बट अगर आप में वो क्षमता नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो दैट इज़ हाउ यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। उनका यही काम है, उसके लिए वो एक फ़ीस लेते हैं और आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देते हैं। और ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। पिछले, मैं तो 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ सर, 20-22-25 सालों में 100 गुना आपका वेल्थ बनाए हैं सर। 25 साल पहले अगर आपने लाख रुपए डाले होते तो आज 1 करोड़ हो गए हैं एक बार। मुझे नहीं लगता है कि भारत में बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ होगी जो 25 साल में 100 गुना बनी है। प्रॉब्लम क्या होती है सर प्रॉपर्टीज़ के साथ, आपको पता है सर? हम जब प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं ना, तो हमने 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, हम देखते हैं 5-6 या 10-12 साल बाद में 1 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, 7 करोड़ हो गया, तो हम बड़े छाती चौड़ी हो जाती है, अरे मेरे 10 गुना हो गए। बट सर वो 10 गुना 25 साल में हो गए हैं, 20 साल में हो गए हैं। तो आपने पर एनम क्या कमाया वो आपको हिसाब ही नहीं रहता है, राइट? तो इसीलिए लोगों को लगता है मैंने बहुत वेल्थ बना लिया प्रॉपर्टीज से। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए सर, कोई भी प्रॉपर्टी हो दुनिया की, उसकी एक लिमिट है। ये बात से आप अग्री करते हैं? मेरे पास अगर जेब में पैसे होना, मैं दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, लिमिट है उसकी। ताजमहल की भी एक लिमिट है, राइट? बट आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। आज मैं आपको 1000 करोड़ बता रहा हूँ, कल क्या पता 10,000 करोड़ भी बन सकते हैं। मेरी सोच का फर्क है खाली। जिस दिन ठान ले कि 10,000 करोड़ बनाने तो वो भी बन सकते हैं। तो ये आई एम प्लेइंग ए लिमिटलेस गेम। दैट इज वाई प्रॉपर्टी फॉर मी इज ओनली अ प्लेस टू लिव, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। और प्रॉपर्टी भी कब खरीदनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी, किस एज में? 36-37 और आपने EMI EMI पे ली है, राइट? हम कई बार ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं सर। मैं लकी था कि मैं ये गलती नहीं की, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो ना, तो आप सब कुछ उसके अराउंड ही हो जाता है। फिर आपको मूव करना है तो बहुत मुश्किल होता है। मैं हर 5 साल में रेंट के घर में रहा हूँ, हर 5 साल बाद घर बदले हैं, हर 5 साल बाद अपग्रेड किया हूँ मैं। जब मैंने आपको बताया 2,000 रुपये के रेंट से मैंने शुरुआत की थी सर, आज मैं 3.5 लाख रुपये रेंट दे रहा हूँ 22 साल के विंडो में। 5-6 घर चेंज किए हैं, हर बार अपग्रेड किया है। मेरा आखिरी जो घर लेने का है वो भी रेंट पे, वो है नरीमन पॉइंट NCP बिल्डिंग, जो लास्ट बिल्डिंग है, लगभग 7 लाख रुपए का रेंट है, राइट? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब भी रेंट देने जाता हूँ, मैं कभी एब्सोल्यूट नंबर में नहीं देखता कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ कि 7 लाख। वो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से मैं क्या रेंट दे रहा हूँ। मेरा जो मकान मालिक है वो मेरे से 3% कमा रहा है साल के। अच्छा, तो आज मैं 7 लाख लेके, बिल्कुल, अगर वो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 7 लाख इंटू 12, 1 करोड़ आपने दिया, साल में वो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है सर? और वही पैसे आज मेरे 15% पे काम कर रहे हैं, मैं मकान मालिक को 3% दे रहा हूँ। तो समझदारी इसको कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इसको कहते हैं। बट बहुत लोग शायद कमेंट्स में लिखेंगे सर इसमें तो इमोशंस नहीं रहते हैं, रेंटल पे आपकी कोई मेमोरीज नहीं रहती है। सर इमोशंस दूर रखिए, अगर आपको घर पहुंचने में 2 घंटा लग रहे हैं ना, तो आपकी इमोशंस घर में नहीं बन रही है, ट्रेन में बन रही है। जब तक आप घर पहुंचते हैं ना, आपके बच्चे सो गए होते हैं। आप उनको कभी खड़ा नहीं देखते हो, उनको सोया हुआ देखते हो, क्योंकि 6 बजे आप निकल जाते हो सुबह। मैं मेरे बच्चों के साथ खाना खाने आता हूँ घर पे, उनको लगता ही नहीं कि डैडी ऑफिस गए हैं, क्योंकि हर 4 घंटे में तो वापस आ गए, राइट? तो ये
ये जो पता नहीं इतने सालों से हमें बताया गया है। और दूसरी बात, बहुत लोग जॉब्स करते हैं सर, तो घर खरीद लिया, घर आप जहाँ जहाँ जॉब चेंज हुई है ले जा सकते हो क्या सर? सही बात। सिटीज चेंज हो गई, आप ले जा सकते हो क्या सर? फिर उसी लूप में गया तो उसको बेचो या एग्जैक्टली। खोसला का खोसला मूवी आपको याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करें? जहाँ ऑफिस उसके आसपास में घर ले लो, 10,000 रेंट ज़्यादा लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप 10,000 की SIP कम करो, 2 साल बाद वैध बदल जाएगी। लेकिन आज तो हम जी रहे हैं ना सर। आपकी जवानी जो है उस वक्त काम में नहीं भाग गई, आपने लाइफ भी एंजॉय की है। तो ये जो चीज़ें थी, मुझे लगता है कई बार टाइम के साथ उनको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। ये थॉट प्रोसेस पहले ठीक होता था, शायद स्टेबिलिटी थी लोगों में, तो लोग एस्पायर करते थे कि एक बार हम घर खरीदेंगे। अभी डायनामिक हो गई लाइफ, न करियर का पता है, न नौकरी अब तो नौकरी छोड़िए, करियर का भी नहीं पता है सर कि आज आप कुछ कर रहे हैं। आज से 16 साल पहले मैं MBA था इंटरनेशनल बिजनेस में और इंपोर्ट फाइनेंसिंग की एक फर्म में सरकारी काम कर रहा था। 2010 में मैं वॉइस आर्टिस्ट हो गया, 2018 में मैं एक्टर हो गया, 2018 में ही मैं ट्रेनर कोच हो गया। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने लगा। बिल्कुल। तो करियर ही बदल रहा है। हमें अपने आप को डिसरप्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी। मैंने बताया ना, मैं आज घर पे बैठ सकता हूँ सर, बट आप पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। और भगवान, मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि भगवान ने आपको इतने अच्छे कार्य की चुना है कि आप दूसरों को इम्पैक्ट कर पाओ। तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि ऐसा काम जिसको हम इकिगाई कहते हैं सर। काम करने में मज़ा आ रहा है, वो काम दुनिया को बहुत हेल्प कर रहा है, उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए सर? और घर आके खाना खा के घर आके नींद भी ले रहे हैं, और रात को स्ट्रेस फ्री सोते हो। क्योंकि आपने किसी का भला ही किया है, नुकसान नहीं किया। नुकसान की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स अब तो एक अच्छा कॉर्पस बन गया, सब कुछ है, पर शुरुआत में कुछ तो हुआ होगा इन्वेस्टिंग जर्नी में, कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने नुकसान दिया। तो 5 ऐसी कोई मिस्टेक बिल्कुल जो लोगों को हेल्प कर सकें कि भाई नहीं, हमको नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती मैंने की जल्दी पैसे बनाने की सर। 24 साल का था, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था, अपुनिच भगवान है। जब नॉलेज नहीं होता है ना तो आपको ऐसा आता है, जब नॉलेज हो जाती है तब आपको हर बार डाउट आता है। और डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं ना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। फूल्स आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज एंड पीपल हु नो आर ऑलवेज डाउटिंग, ऑलवेज इन डाउट। ये बहुत बाद में समझ आई। 2007-8 की जो तेजी मंदी हुई थी, इलेक्शन आए थे, मैंने 50 लाख रुपए खो दिए थे सर, सारी लाइफ सेविंग्स मार्केट में ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चक्कर में। तब कान पकड़ लिया कि जल्दी पैसा नहीं बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, जल्दी नहीं बनाना है, धीरे धीरे बनाना है। तो फिर 10,000 की SIP से चालू किया। भगवान की दया है कि सर उसके बाद मैंने लाइफ में कोई गलती नहीं की। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने लेट चालू किया था। दूसरी गलती थी, उस वक्त फटाफट पैसे बनाने की थी। 10,000 से चालू की, फिर 20,000, 50,000 SIP पर मंथ। जैसे जैसे इनकम आती गई सारे पैसे SIP में डालते गया। आज 16 साल से ये रूटीन चालू है। हर साल, जैसे आपने 42 लाख SIP का नंबर बताया सर, हर साल एक ही दिमाग में रहता है कि इसको 10-20% से बढ़ाना है। इनकम बढ़ रही है तो इसको भी बढ़ाना है। लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइफ में कोई तरह की, आज भगवान की दया से वो लेवल पे पहुंच गए हैं कि सर कोई टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में जाता है तो राइट साइड देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, फील वेरी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि फिजूल खर्चा भी करना है। बहुत मेहनत से पैसे बनाए हैं। बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ। आपने पुश्तैनी वेल्थ की बात की, मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैंने बच्चों को बोल दिया आपको ये पैसा नहीं आएगा। वेरी नाइस, वेरी ब्रेव बट वेरी नाइस। बिल्कुल सर, आई कम फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड। माई फैमिली डिड अ लॉट फॉर मी। तो मैं वही वैल्यूज़ बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बट आपको लाइफ में ज़ीरो से हीरो आपको खुद को बनना है। आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। मैंने कल एक बहुत अच्छा रील देखा था सर। अगर आप जब बच्चे छोटे रहते हैं, आप बच्चों का हाथ नहीं पकड़ोगे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। बट सर अगर आप उनका हाथ नहीं छोड़ोगे तो वो कभी दौड़ना भी नहीं सीख पाएंगे। तो
मुझे एक लेवल के बाद वो हाथ को पीछे कर लेना है। लाइफ में वो स्ट्रगल करें, जो भी करें, गिरे उठें, उनको खुद को करना है और उनकी वेल्थ उनको खुद बनानी है सर। तो ये पैसा उनके लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मेरे खुद के लिए भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सर सडनली आप के दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है वो करना है। आप जैसे होते हो, इंसान का नेचर वैसा ही रहता है। उम्मीद है कि मेरे हाथों से अच्छा काम ये पैसों का हो जाए, तो वही एक है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जब तक आप कुछ, और लाइफ में जो गलतियां करनी होती है ना, लाइफ के अर्ली पार्ट में कर लिया कीजिए सर, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत कम देते हो आप। सही बात है। तो अब कोई गलती नहीं करता। अब मुझे कोई रिटर्न्स का वो भी नहीं है कि ग्रीड भी नहीं है सर। मुझे मालूम है ये होना है, टाइम आएगा तो अपना आप हो जाएगा। तो अब हर साल SIP बढ़ते रहती है, वो डिसिप्लिन प्रोसेस सब कुछ बंधा हुआ है, तो अब दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। लाइफ जो जितनी सिंपल हो उतना सिंपल रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने भी बोला कि कोई ग्रीड भी नहीं है कि यहाँ लगा कितना मिल जाएगा। या तो दो तरह की चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं, एक तो लालच और दूसरा फोमो इन्वेस्टिंग। ग्रीड इन्वेस्टिंग और फोमो इन्वेस्टिंग, उस पर आपका क्या कहना है? और मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोमो इन्वेस्टिंग बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त नीलेश ने सिल्वर में डाल के इतना कमा लिया, अब सडनली मुझे उसने बताया अबे मैंने तो 1 लाख कमा लिया। मैं सोच रहा हूँ अरे यार मैं नहीं रहा, तो ठीक है मैंने भी, कि कहीं मिस आउट ना हो जाए, तो मैंने भी डाल दिया, लो मेरा घुस गया पैसा। तो उस पर आपका दुनिया में 2 बड़ी प्रॉब्लम है, और तीसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ग्रीड और फियर। तो आपने एकदम सही कहा। एक तरफ फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमको भी चढ़ जाना चाहिए ट्रेन में। यस, और एक तरफ ग्रीड है, लालच। फियर भी इतनी खतरनाक चीज़ है ना सर, हमसे क्या क्या काम करवा लेती है। जब फियरफुल रहते तो हम बाबा तांत्रिक सबके पास पहुंच जाते हैं कि अरे भाई हमें कुछ बता दो, तो वो बोलते हैं आप हिमालय में जाओ, ये करो। इतना पढ़ा लिखा इंसान भी फियर के आगे एकदम झुक जाता है। उस इंसान की बात में आ जाता है कि जिसका कोई जनरली लॉजिक नहीं रहता है कि आप ये करने से ये हो जाएगा, राइट। इसीलिए मुंबई की लोकल ट्रेन्स पे सारे जगह हम बैनर्स देखते हैं, आपके घर में क्लेश है, ये प्रॉब्लम है, ये हमारे पास आइए, हमारे पास 2 दिन में समाधान है। तो हमने देखे हैं सर, ग्रीड भी उल्टा है। और ठीक जब आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं या बहुत ग्रीड हो जाती है, तो आप अगेन दिमाग काम करना बंद करता है। तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है एनवी। जलन सर, ये दोनों से बड़ी है आज की डेट में। मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है, मुझे सोशल मीडिया और दुनिया को दिखाना है कि मैंने ये किया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फियर और ग्रीड से बचने का एक ही चीज़ है सर, मैंने ये दिया है कि आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। बस मुझे किसी को दिखाना है। मेरे पास घर नहीं है, लोग बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे वो मुझे नहीं सोचना है। मेरी फैमिली मैं खुश है कि नहीं है, ये देखना है बस वही देखना है सर। मैं किस किस को खुश रख पाऊंगा सर। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए ना, तो फिर आपको फियर ग्रीड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है मुझे यहाँ 15% रिटर्न आ जाएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे लाइफ में हुआ है। तो अगर ये भी और 15-20 साल आ जाएंगे तो अपनी लाइफ सही है। 2% कम आएंगे, 2% ज़्यादा आएंगे, मुझे 25% के पीछे नहीं भागना है। मुझे हर 3 महीने 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। सर आपने कितनी भी वेल्थ बना ली, बट अपने स्ट्रेस लेके बनाई है तो उसका क्या मतलब हुआ सर? बाद में तो खा रहे हैं, गोली ही खा रहे हैं आप। स्ट्रेस की आपने बात करी, आजकल बड़ा स्ट्रेस है। दुनिया जिस तरह से जा रही है उसको लेकर बड़ा स्ट्रेस है। बैंक बंद हो जाएंगे, इसको लेकर बड़ा स्ट्रेस है। बैंक बंद हो जाएंगे, इस पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कितना सही है ये डर? देखिए सर, बैंक बंद हो सकते हैं, अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है। आपसे पैसा लेते हैं, दूसरे को पैसा लोन पे देते हैं। जी। अगर वहाँ गणित में गड़बड़ हो गई तो बैंक बंद हो सकती है। हज़ारों बैंक्स पहले भी फेल हुई हैं और हज़ारों बाद में भी होंगी, क्योंकि वो फाइनली बिजनेस है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। मेरा 1 रुपया भी बैंक एफडी में नहीं है। मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? बहुत सिंपल है सर। एक आप फंड मैनेजर हैं, आपका यही काम है, आपके पास टीम है, आप मेरे पैसे चाहे 500 रुपये हो, 5000 हो, 5 करोड़ हो, वो मेरे जैसे 50 लोग आपको पैसे देते हैं। आपके पास एक किटी रहता है, आप भारत की ये दुनिया की बेहतरीन 50, 60, 70 कंपनीज में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? तो 50-60 कंपनीज में 50 की 50 कंपनीज 10 साल बाद नहीं रहेंगी,
4-5 बंद होंगी, 4-5 नहीं आएंगी, तो मेरा तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5-7 तो नहीं होंगी, बट जो बाकी 5-7 बहुत इन्फोसिस जैसी बन जाएंगी, टाटा जैसी बन जाएंगी, तो जो मेरा गैप है वो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, नीचाई कम है। सो आई एम प्लेइंग अ गेम वेयर माई डाउन साइड इज़ प्रोटेक्टेड बट माई अपसाइड इज़ अनलिमिटेड। क्योंकि मैंने बताया ना कि ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं है सर, राइट? तो आई हैव डिवाइडेड। सो इफ़ यू आस्क मी, मेरा पैसा सबसे सेफ है दुनिया में। अगर भारत खत्म हो गया सर्कल, भारत की 500 कंपनीज बंद हो गई, जो सिर्फ मुझे लगा कोरोना में शायद हो सकता था, उसके बड़ा तो डर नहीं है। ये वॉर तो बहुत छोटी चीज़ है। तो जब वो डर नहीं आया, तो अब तो ये सब डर तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मुझे मालूम है 500 कंपनीज में 10, 20, 50 खराब हो गई है, बट एवरेज पे 12-13% रिटर्न आ जाएंगे तो सर और क्या चाहिए? और 12% रिटर्न बहुत होते हैं सर। बैंक एफडी हमें 6% देती है, 7%, मैं उसका डबल बना रहा हूँ, तो और क्या चाहिए? और वो भी लंबे अवधि के लिए, तो पैसा तो अपना बन ही जाएगा सर। सर, ब्लैक स्वान इवेंट्स, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और इनका इम्पैक्ट, क्या हमें डरना चाहिए इन इवेंट्स? जनरली क्या होता है, स्वान्स, जी। स्वान्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हंस। हंस। तो हंस जनरली वाइट कलर के होते हैं जी। ब्लैक स्वान बहुत कम दिखने को मिलते हैं, लाखों करोड़ों में एक शायद। ओके। उसी को ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ 50 सालों से वैसे ही चल रही है, बट कई बार लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जो हमने सोचा नहीं था ऐसा। कोरोना वॉज अ ब्लैक स्वान इवेंट, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वॉर ब्लैक स्वान नहीं है सर, ये जो चल रहा है अभी, ये तो होते रहते हैं। कोई इवेंट जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और वो आपकी लाइफ में हो जाए, उसको ब्लैक स्वान कहते हैं। तो ब्लैक स्वान इवेंट में क्या होता है सर, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, करेक्ट? बट एक बात मानिएगा, दुनिया सिर्फ लाइफ में एक ही बार खत्म होगी। हर बार खाली लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म होती नहीं है। हमें लाखों साल हो गए सर। तो मैंने ये चीज़ मानी है कि अगर हम जिंदा रह गए, राइट, तो फिर ये इवेंट भी चला जाएगा। उस वक्त हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपये से 70, 80, 50 आ जाएगा, बट अगर आपने पैनिक नहीं किया और आपने बटन दबा के निकाला नहीं, तो वो पैसा वापस ऊपर जाएगा। तो कोई भी इवेंट हो, कोई भी पैनिक ना करें। पैनिक ना करें सर। मेरे घर पे आग लगी थी 2019 में, बॉम्बे के घर में, ग्राउंड फ्लोर पे। ये सब स्किल्स हमें सिखाई नहीं जाती है। तो मैं जब भी घर से निकलता था ना, तो मुझे हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर बिल्डिंग में दिखते थे। तो मैं 2-3 महीने में ना एक बार जाके पढ़ लेता था उनको कि ऑपरेट कैसे करते हैं। नहीं तो फिर आग लग जाएगी, उस वक्त आप सीखने जाओगे तो कैसे होएगा। और मुझे मालूम था हर फ्लोर पे हैं। तो जैसे ही आग लगी, मेरे पापा, मेरे भाई लोग तो पानी बकेट से डाल रहे थे। वो तो उससे तो कभी बुझेगी नहीं। मुझे दिमाग में आया कि अरे ये तो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। फटाफट लेके आया और उस पर कंट्रोल करके डाला, 2-3 ऊपर से और मंगाए, सब खत्म कर दिया। तो दिखा कि आग बुझ गई है। फिर भी रिस्क नहीं लिया सर। फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि सर आप आके वेरीफाई करो। 5 मिनट में दमकल गाड़ी आ गई और उन्होंने मेक श्योर किया कि फायर पूरी तरह से बुझ गई है। दिस इज़ कॉमन सेंस, राइट? सो पैनिक नहीं करना है सर। अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो बहुत काम। नेपोलियन बोनापार्टे ये कहते हैं, द डेफिनेशन ऑफ ए मिलिट्री जीनियस इज द पर्सन हु कैन फंक्शन लाइक एन एवरेज मैन व्हेन देयर इज अ बॉम्ब ड्रॉपिंग बिसाइड हिम। आपके आसपास गोलीबारी चल रही है और आप एक नॉर्मल आदमी की तरह सोच पाते हो, तो यू आर ए जीनियस। तो मार्केट्स में ये तो बहुत छोटे इवेंट्स है सर। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 2010 में मेरे पैसे डालने चालू किए, 10 साल बाद, तब तक मैंने 6 करोड़ रुपए मार्केट्स में लगा दिए थे। 10 साल बाद कोविड के बॉटम, जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया कि भाई हो गया काम, घर पे बैठ जाओ, तो सर मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 5 करोड़ 85 लाख। 6.1 की वैल्यू 5.85, 25 लाख नुकसान में 10 साल बाद। पैनिक क्यों करना है? अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो 585 बहुत है, राइट? और अगर खत्म नहीं हुई तो बना लेंगे। तो कहाँ से ये जो नीचे आया, ये कहाँ कितना ऊपर जाएगा? तो बस वही चीज़ है सर। सर, जियोपॉलिटिकली भी बहुत कुछ हो रहा है, उनका इम्पैक्ट कॉमन मैन पर?
देखिए सर, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, देर आर थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड देर आर थिंग्स यू कैन नॉट। भगवान मुझे उतनी सुदबुद्धि दे कि मैं जान सकूं कि क्या मेरे हाथ में है क्या नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो मेरे कंट्रोल में है वो मुझे करना है, जो नहीं करना है वो तो होएगा, तो सबके साथ होएगा, देखा जाएगा। उस पर स्ट्रेस लेके, उस पर रोज पोर्टफोलियो देख के, बार बार 5-5 मिनट में ऐप देख के क्या मिल जाएगा सर? बट कैन दीज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स create investment opportunities also? 100%. Somebody like me always look out for these things. कि जहाँ मौका मिले, जहाँ देखिए पैसा ना हमेशा सर वोलेटिलिटी में ही बनता है। अगर एक तरफ रास्ता जा रहा है ना तो आप कभी आप वेल्थ बनोगे, बहुत बहुत धीरे बनोगे। बट जब पैसा डाउन गया और उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा पैसा डाला तो आप जल्दी अमीर बनोगे, फास्ट बनोगे। तो आई एम समवन हु इज़ वेटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है बाय लो सेल हाई। सिंपल है मतलब, लेकिन लोग समझते ही नहीं। नहीं समझते हैं लोग, उल्टा करते हैं। जब सेल होती है मार्केट में, नाइकी की टी शर्ट है, अगर 20% डिस्काउंट है तो आप एक ले लोगे। अगर 80% डिस्काउंट का टैग लगा दिया तो आप क्या करोगे सर? 4-5 खरीद के ले आओगे। आप सोचोगे कभी पहन लेंगे, नहीं तो गिफ्ट भी कर देंगे, राइट? वहां दिमाग काम करता है। लेकिन जब सेम चीज आपके पोर्टफोलियो में दिख रही है, सेल है, पैसे भी पड़े हैं, करेज नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, हमें लगता है और नीचे चला जाएगा। तो ये मैंने अपने आप का माइंड को कंट्रोल कर लिया है। एक्सपीरियंस बोल दीजिए, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ इन्वेस्टर्स की पढ़ के सब समझ आ गई कि यही फॉर्मूला है। अगर मार्केट्स नीचे हुआ है जिसमें आप इन्वॉल्व थे ही नहीं, इस वॉर में भारत तो इन्वॉल्व है ही नहीं, इजराइल, ईरान, अमेरिका लड़ रहा है, उसके कारण अगर भारत के मार्केट 25-30% डाउन हो गए हैं तो खाली सेंटिमेंट के कारण है। वापस आएंगे तो वापस जाना ही है। अगर आपकी कंपनीज अच्छा कर रही है, आपकी हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो फिर क्यों चिंता करना? ठीक है, पेट्रोल के प्राइस से 4-5 रुपये बढ़े हैं, वो तो और भी बहुत काइंड से बढ़ते हैं सर। हर 5 साल में कुछ ना कुछ तो होता ही है जहाँ से बढ़ते हैं। तो बट ह्यूमन इंजेन्युइटी, ह्यूमन ऐसा व्यक्ति है, वो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है सर। तो 6 महीने बाद हम कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। ट्रू। और मुझे समाव लगता है कि सर कोरोना के कंपेयर टू ये इवेंट तो 5% भी नहीं है सर, जो हमने कोरोना में देखा है। तो जब हम वहाँ नहीं घबराए तो इसमें क्यों घबराना है? पर ये आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है इस तरह का जो इवेंट होता है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि वॉर में, स्पेशली करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, बहुत अच्छे करेंगे? एज पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि अगर आज की तारीख में भी इन्वेस्टर्स इंडिया को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, बुलिश हैं, बिल्कुल, तो उसका क्या कारण है? बहुत सिंपल है सर। पहले बात तो मैंने जो मेरी मैक्सिमम वेल्थ बनाई है ना, मैंने ये फियर को लेके बनाई है। अच्छा। जहाँ फियर है मैं वहाँ बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ। मुझे मालूम है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कोरोना में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, अभी वॉर के टाइम पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जब लोग, इन्वेस्टिंग एक ऐसा गेम है सर जहाँ पे पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन कोई काम नहीं आता है। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? देखे हैं सर? खेलते हैं। उसमें लाइफलाइंस होती है सर। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल में आप अटक गए, आप कौन सी लाइफलाइन लोगे जनरली? स्टार्टिंग के पहले 3 सवाल में सर। मैं तो भूल गया लाइफलाइन क्या 50-50 है। बट आपने ऑब्जर्व किया होगा सबसे हाईएस्ट लाइफलाइन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल में होती है ऑडियंस पोल। हाँ, बहुत लोग करते हैं। करेक्ट, क्योंकि इजी सवाल है, शायद आपको नहीं पता है बट ऑडियंस हंसती है उस वक्त। अरे ये सवाल का पता नहीं है। ऑडियंस पोल लेते हैं, फटाफट एक ही पारा ऊपर जाता है, मतलब चारों में से एक ही जाता है, तो पता है ऑडियंस को, पता है तो है। 15वें सवाल में आप अटक गए, आप ऑडियंस पोल लोगे लास्ट सवाल में? बिल्कुल नहीं। सवालों का बाप है वो। हाँ, और 1 करोड़ या 10 करोड़ का सवाल है, चांस ही नहीं है कि उनको भी। क्योंकि अगर मुझे पता भी है कि ऑडियंस जानती है, तो मुझे ये भी पता है कि ह्यूमन नेचर ये है कि कोई ऊपर जा रहा तो तक नीचे आओ। बिल्कुल। और देखिए, आप हॉट सीट पे पहुंचे तो आप एक तरह के ऑडियंस से बेटर हो आप, तभी आप हॉट सीट पे पहुंचे हो। तो अगर आपको नहीं पता तो 15वें सवाल का ऑडियंस को नहीं पता होगा, उस वक्त कौन सी लाइफलाइन लोगे आप? फोन अ फ्रेंड। यस, फोन एक्सपर्ट जिस पे आपको भरोसा है, राइट? यही सवाल है सर, यही सेम चीज़ है इन्वेस्टिंग में। जब पॉपुलर ओपिनियन कोई काम नहीं आता है सर, क्योंकि जनता रॉन्ग है। जनता वहीं जा रही है जहाँ सेफ्टी है उस वक्त, उनको दिख ही नहीं रहा है।
उस वक्त आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ एयरलाइन का एग्जांपल लेके, कि एयरलाइन में आप जाते हैं, टर्बुलेंस होता है तो बहुत आदमी घबरा जाते हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आप एयर होस्टेस को देखो, इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर है, वो तो है, बट वो अगर स्माइल कर रही है यानी कुछ नहीं है, वो तो रोज़ दिखती हैं। वो अगर परेशान है तो मतलब तो कुछ ऐसा है फिर भगवान से प्रार्थना करने लग जाओ आप। जो उसने भी नहीं देखा, तब फिर आप एग्जैक्टली तो अगर मार्केट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, रिटेल निवेशक सबसे पहले परेशान होते हैं, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं है। तो जो रिटेल कर रहे हो आप उसका उल्टा करो, आप यूं ही पैसे बना लोगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। रिटेल बहुत ज़्यादा खरीद रही है तो आप निकल जाओ। जब सिल्वर 3-4 महीने पहले 4 लाख टच कर रहा था तो सिल्वर शॉर्टेज था इंडिया में, और आज सिल्वर 30% डाउन है, कोई सिल्वर लेने की बात ही नहीं कर रहा सर। जब रियल एस्टेट के साथ भी ऐसा ही होता है सर, जब किसी एरिया के रियल एस्टेट के भाव बहुत ऊपर होते हैं ना, तो सबको लगता है अरे मैंने अभी 6 महीने पहले खरीदे थे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट था, अभी 30 हो गया, ले ले। जब तेजी होती है तब सब खरीदने जाते हैं। जब 10,000 रुपये हो रहा होता है और 1 साल तक कहीं नहीं भागता है, कोई नहीं लगाता है, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है। ये ह्यूमन माइंड है सर, और मैंने उसको मास्टर कर लिया है कि जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ मुझे जाना है, और जब सारी दुनिया आ रही है तो चुपचाप अपना माल बेच के निकल जाओ। तो इससे एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपने कहा पॉपुलर ओपिनियन। यस, ये आजकल पॉपुलर ओपिनियन को आवाज़ बड़ी मिल गई है, इन्फ्लुएंसर और करेक्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सो कॉल्ड। यस। इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं हमेशा 4 वर्ड्स में फॉलो करता हूँ, स्किन इन द गेम, राइट। मैं आपको आज तक जो भी बता रहा हूँ मेरी लाइफ में सारे अनुभव किए हैं, मेरे पोर्टफोलियो पे मैंने किए हैं, इसलिए बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कोई 22 साल का इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि जिसने दुनिया देखी ही नहीं है, साइकिल्स देखे ही नहीं है, राइट। तो हमेशा एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जिन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की हो सर। नेवर टेक एन एडवाइस फ्रॉम ए गाय हु इज़ नॉट लिव्ड थ्रू वॉट यू आर गोइंग थ्रू इट। तो आपको कभी राय सही दे नहीं पाएंगे। तो ये आज के डेट में बहुत बड़ा एक न्यूसेंस बन गया सर। 100 पॉडकास्ट है तो 80-90 आपको वो सलाह दे रहे हैं जहाँ पैसा फटाफट कैसे बन जाए, क्योंकि दे आर सेलिंग यू वायरलिटी की सनसनी। पैसा बनाना इज़ अ वेरी बोरिंग गेम। देखिए सर, पैसा है ना, कसिनो में जाके बहुत मज़ा आता है, बट वहाँ पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है 15 साल 20 साल चुपचाप रख के, बोरिंग लगता है लेकिन बनता वहाँ है। सेम चीज़ खाने में है सर, दाल भात खाओगे आप, पेट कभी गड़बड़ नहीं होएगा। चाउमीन, मोमोज, नूडल्स खाओगे, अच्छा बहुत लगता है लेकिन तकलीफ देगा आपको। तो यूज़ योर माइंड। और जो इंसान आपको 22 साल का इन्फ्लुएंसर बता रहा है, क्या उसने वो बना के दिखाया है सर? क्या उसने पूरा ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया है? मेरी पूरी किताब खुली है सर। मेरी 15 साल की जर्नी, मेरे पास तो लैपटॉप ही पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जर्नी है, ये ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया कोविड में 10 साल बाद नेगेटिव है सर, फिर भी मैं आराम से बैठा रहा। तो मैंने वो लाइफ देखी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सही से बता सकता हूँ। अब पहुँचते हैं अपने फटाफट वाले सवालों पर। यस सर। जैसे 1 इन्वेस्टिंग रूल एवरी इंडियन मस्ट फॉलो। स्टार्ट अर्ली, एज अर्ली एज यू कैन। एज अर्ली एज यू कैन। और अगर एक नंबर डालना हो अर्ली पे, 8 साल 10 साल। ओ बाप रे, क्या बात। हाँ। वंडरफुल वंडरफुल। 1 सेक्टर यू आर बुलिश ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 years. आई एम बुलिश ऑन अ सेक्टर कॉल्ड इंडिया। क्या बात। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि आप इंडिया पे इतना बुलिश हैं, तो लीडरशिप के बारे में एक सवाल अगर पूछ लूँ। जरूर सर। व्हाट इज इट इन द करंट लीडरशिप व्हिच वाज यू वुड से लैकिंग इन द प्रीवियस लीडरशिप? करेक्ट। सो पहले मैं इंडिया पे क्यों बुलिश हूँ सर? मैंने 3 साल में यूके में रहा हूँ, 2006 से 9 में। बहुत अच्छी इनकम थी, बहुत अच्छे पैसे थे, सेंट्रल लंदन में रहता था। वो नौकरी छोड़ के मैं इंडिया आया। सब लोगों ने बहुत गाली दी, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, इतनी अच्छी लाइफ थी, क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि मुझे 2 चीज़ है। एक तो मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, यहाँ मैं खुद का मालिक हूँ। खुद का आप काम करोगे तो खुद के मालिक हो, उसका मज़ा अलग होता है। आपको ये कोई डिक्टेट नहीं करता कि मंडे मॉर्निंग को आपको कहाँ शो अप करना है। तो मैं इंडिया आया, 0 से स्टार्ट किया। आज 60-70 लोगों की टीम है, तो आप 70 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, बड़ी खुशी होती है। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को वेल्थ बना के दी है,
तो उसमें भी ये खुशी है कि आपने किसी का उद्धार किया है इस हिसाब से। फिर दूसरी बात, इंडिया में मैंने लाइफ में देखा है सर, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है हमेशा, हर जगह सप्लाई की प्रॉब्लम है। अच्छी चीज़ की सप्लाई बहुत कम होती है। अगर अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना सर तो लाइन लगती है, राइट। तो इंडिया हमारा ऐसा देश है, आने वाले 25 और एक चीज़, अगर आपने बहुत फॉरेन ट्रैवल किया है, बाकी बहुत सारे देश हमसे हर सेक्टर में ऊपर है, हम बहुत सारे सेक्टर में नीचे ही हैं। तो सर हम नीचे से खाली ऊपर ही जा सकते हैं और नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। कोई काम करने वाला चाहिए सर, कोई मेहनत करने वाला चाहिए, ग्रोथ बहुत है। तो वो विजन था कि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, बहुत काम करना है। तो आज मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद मैं कभी लाइफ में रिटायरमेंट ले नहीं पाऊंगा, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर दिमाग और सब काम कर रहा है तो क्यों लेना है, और काम में मज़ा आ रहा है। तो इतना काम है कि 80 साल तक भी ज़िंदगी रही तो कम पड़ जाएंगे। तो वो एक पॉजिटिविटी है। हमारे आप ऑफिस में आएंगे ना सर, एक बुल है, बुल स्टॉक मार्केट में सिग्निफाइज ऑप्टिमिज्म, राइट। और बुल के पीछे भारत का झंडा है, तो हम बुलिश ऑन इंडिया, राइट। एंड दूसरा एक सवाल आपने कहा था लीडरशिप को लेकर। सो जनरली मैं ए पॉलिटिकल पर्सन हूँ, और मुझे लगता है लीडरशिप रिटर्न्स बनाने में कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। रिटर्न्स एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, बिजनेस ओनर्स बनाते हैं, राइट। लीडरशिप का खाली डेल्टा ±5% रहता है। अच्छा लीडर मिल जाए तो काम फटाफट हो जाएगा, और अच्छे लीडरशिप नहीं रहे तो थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। बट जो वेल्थ बनाती है आपकी 20-30 कंपनीज 50 कंपनीज के मालिक जिनके साथ आप पार्टनर्स हो, वो वेल्थ बनाती है, और वो कैसी भी स्थिति में अपना काम निकाल लेती है। तो मैं मैक्रो या पॉलिटिक को नहीं देता हूँ, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का डायरेक्शन सही है और पॉलिसीज उनकी सही है, तो हम वो जर्नी और फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज मेरा आधा टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और इसमें करने लग जाए तो फिर वो मन खत्म हो जाता है। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि लोग इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो फ्रेमवर्क नहीं है। बट आई एम होपिंग इट इज़ चेंजिंग। एंड आज लकीली हम इस दौर में हैं कि जहाँ सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट और हो गया कि उनको भी मालूम है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो आज जैसे हम इस बिजनेस में है सर, अगर हम क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बनाएंगे, उनको दिखेगा तो सही एक न एक दिन, 1 साल 2 साल में झूठ बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट बाद में तो रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे ना। तो आज वही पॉलिटिकल उनके लिए भी है कि अगर नेक्स्ट मैंडेट वापस लेना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वापस फटाफट सवाल जो है। यस सर। वन मिस्टेक, फाइनेंशियल मिस्टेक इंडियंस रिपीट कॉन्स्टेंटली? वांटिंग टू गेट रिच फास्ट, नॉट हैविंग पेशेंस। एक किताब जिसने जिंदगी बदली? रिच डैड पुअर डैड। ओके, एक कॉपी फटाफट खरीद ली जाए। SIP और लमसम? लमसम। वन मेंटर हु शेप्ड योर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी? वन मेंटर? वॉरेन बफेट। अभी भी फॉलो करते हैं? हाँ, रिलीजियसली? बिल्कुल सर। उनकी कोई किताब अगर सजेस्ट करनी हो, वॉरेन साहब, बफेट साहब की? उनके ऊपर 300 किताबें लिखी गई हैं। और उनकी लिखी हुई कोई किताब? उन्होंने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है। उन पे लिखी 300 में से कोई एक किताब, या 300 में से कोई भी उठा ले? कोई भी उठा लीजिए। बट उनका सक्सेस बहुत सिंपल है। जो मॉर्गन हाउसल ने बताया था कि उनकी जो इन्वेस्टिंग सक्सेस है वो एक ही है कि उन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है बस। तो आप अगर खराब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट समय लंबा दे रहे हैं तो पैसे अपना बन जाएंगे फिर भी। SIP और लमसम में तो आपने बता दिया मेरे ख्याल से। गोल्ड और इक्विटी? इक्विटी एनी डे। रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स फॉर मी। बिगेस्ट मार्केट क्रैश अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ? दैट आई मिस्ड इन 2008। अच्छा, अकल नहीं थी उस वक्त, 26 साल से। उस वक्त अपॉर्चुनिटी को मैंने क्राइसिस बना दिया था, नुकसान कर दिया था। बट दुआ करता हूँ कि ऐसी और बहुत सारी क्राइसिस आए तो आप पैसे बनाएंगे सर। इस बार हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे कि सर हमारा भी बनाओ। बिल्कुल। वन कंपनी एवरी इंडियन रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियली? पराग पारेख। ओह यस। वन मैसेज फॉर अ 25-year-old? वर्क हार्ड, हैव बिग ड्रीम्स, and don't be in a rush. And start investing. Start whatever investing. Yes.
मतलब ये ना देखें कि अभी तो इतनी है, इसमें क्या हाँ। इन्वेस्ट करूँ, छोटा है तो छोटा। करेक्ट, वो तो करना ही चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग कि योर पोटेंशियल इज फार बिगर, हाँ, उसको बांधे ना। उसको बांधे ना। आज मुझे दिक्कत क्या है सर, वही मैंने जो बताया, हम अगर बच्चों के लिए सब कुछ करके जा रहे हैं तो फिर उनमें कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। ट्रू। एंड यही अगर 45 साल के आदमी को मैसेज देना हो जो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हो इन्वेस्टिंग, अब तो जाग जाओ। एंड लास्टली एक मैसेज जो इन्वेस्टिंग से डरते हैं उनके लिए, हाँ। अरे नहीं कहाँ स्टॉक मार्केट में कहाँ लगाएं। देखिए लाइफ में तो हर जगह डर है, आप क्या गारंटी है घर से बाहर निकले काम करने घर आओगे कि नहीं आओगे। जब वो डर से आप मतलब आप मतलब फैक्टरिंग की हो तो इन्वेस्टिंग तो बहुत छोटा रिस्क है सर, रिस्क है ही नहीं। और लेके देख लो तो मजा ही आएगा 5 साल बाद जब ज़्यादा पैसे दिखेंगे। 5 साल एक ट्राई करके देख लो सर, आपको सारा तो लगाना नहीं है, करके तो देखो, डुबकी लगा के तो देखो। बाबा कहते हैं ना, करने से होगा। करने से होगा। स्विमिंग खाली पढ़ने से नहीं सीख सकोगे सर, करने से। पानी में डुबकी तो लगानी पड़ेगी। तो डुबकी लगा लीजिए, डर है तो छोड़ दीजिए, लालच है तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे असीमित संभावनाएं हैं जिनका ना आपको पता है ना हमें पता है। तो वो संभावनाएं तभी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप उनको एक्चुअली एक्सप्लोर करें। डर के बैठे रहेंगे तो फिर कहाँ। वो कहते हैं ना कि ships are the safest on the shore, but that's not where they're meant to be. एब्सोल्युटली। So, आप बने हैं रिस्क लेने के लिए, लीजिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क। गजेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए, हमको इतना इनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने इनवाइट किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन करके, क्योंकि एक बहुत फ्री फ्लोइंग था, बहुत लाइफ के ऐसे ऐसे पहलू पे हमने टच किया है जो जनरली एक फाइनेंस पॉडकास्ट में नहीं देखते हैं। लोग बहुत टेक्निकल कर देते हैं, बट आई थिंक ये फार हायर इनकी वैल्यू है, और आने वाले 10-20 साल तक ये रेलेवेंट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने सोचा कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बिल्कुल, और देखते हैं कि क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।